अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था कि देश में तमाम संकट और सवालों को छोड़कर महामानव उड़न तस्तरी में बैठ के निकल गए हैं। देखते जाइए उनके टूर के दौरान भारत में क्या कुछ घटित होता है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब भी देश में कुछ बड़ा होता है तो साहिब कहीं व्यस्त होते हैं और ज़्यादातर समय टाइम पास वाली चीज़ों में व्यस्त होते हैं। कई बार सवालों से भागने का जुगाड़ भी कहा जाता है, जैसे इस बार कहा जा रहा है। सोचिए, देश के उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा हो जाता है, देश में पहलगाम जैसी घटना हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सीज फायर हुआ, फिर सरेंडर हुआ। इन सब सवालों का जवाब दिए बिना हुजूर लंदन से लेकर मालदीव में जाके नेताओं को जबरिया पकड़ पकड़ के गले लगा रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि विदेश में जाकर चाहे जितना हंस हंस के फोटो खिंचवा लीजिए, रात में करवटें बहुत बदलनी होती होंगी आजकल, क्योंकि भारत में विपक्ष और जनता इस बार झुकने को, डरने को, दबने को तैयार नहीं है, टोपी पहनने को तैयार नहीं है केंचुआ वाली। एसआईआर के मामले पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने क्या कुछ किया है, कहा है, इन सब पर बात करेंगे। बिहार में एक नया ही बवाल शुरू हो गया है, राजनीति गंदगी के नए लेवल पर पहुंच गई है, वो भी देखेंगे। बात नीतीश कुमार की भी करेंगे। सीएजी की एक रिपोर्ट आई है जो बता रही है कि नीतीश कुमार 70,000 करोड़ गए डकार। उधर राहुल गांधी के बयानों पर चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक करने का दावा किया है, मगर फैक्ट चेक किस चीज का किया है ये समझने वाली बात है। उधर देश में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओं के हक और अधिकार किस तरीके से लूट का शिकार हो रहे हैं उसे भी देखिएगा। राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है जब कोई नेता खुलकर अपनी गलती स्वीकार करे। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपनी एक गलती को स्वीकार किया है और स्वीकार करते हुए जो कुछ कहा है उस पर भी बात करेंगे। उधर केंचुआ ने एसआईआर की पूरी फिल्म दिखाने का ऐलान कर दिया है, यानी वही बात जो हमने पिछले दिनों कहा था वो सच होती हुई नजर आ रही। इन सभी मुद्दों पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। टानने से लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, एकदम फ्री वाला काम है, इसलिए अभी निपटा लीजिए। इसके अलावा यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले इस दर्दनाक खबर को देख लीजिए। राजस्थान के झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। वीडियो रिकॉर्ड होने तक कम से कम 5 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी थी, 30 से ज्यादा घायल थे, 11 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सरकारी स्कूलों में किन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। समाज के सबसे कमजोर वर्ग और गरीबों के बच्चे ज्यादातर सरकारी स्कूलों में जाते हैं, तभी तो कोई भी उठकर इन स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर देता है। कोई भी कुपड़ आदमी। माँ बाप ने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था, पढ़ लिख कर काबिल बनने के लिए भेजा था, मगर उनके बच्चे सरकारी भ्रष्टाचार और डबल इंजन की लापरवाही के शिकार हो गए। हंसते खेलते जिंदा बच्चे गए थे और लाश बनकर लौटे हैं। इस तरह की खबरों पर चर्चा भी नहीं होगी, क्योंकि गरीब की कोई कीमत नहीं होती। गरीबों की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल है कि राजस्थान का डबल इंजन, पर्ची वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार क्या आंखों से अंधी है? क्या उनके अधिकारियों को दिखता नहीं कि सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है, शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है? वैसे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि शिक्षा व्यवस्था तो पूरे देश की ही चौपट है। इधर देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी के लिए 80%, एसटी के लिए 83% प्रोफेसरों के पद खाली हैं। ये बात कोई और नहीं कह रहा बल्कि सरकार खुद ही कह रही है। अब इनकी बेशर्मी पर आप चाहें तो ताली बजा सकते हैं। आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा ने संसद में सवाल किया था कि डेटा प्रस्तुत करिए, तो सरकार ने जो डेटा दिया है उसके अनुसार ओबीसी के लिए स्वीकृत 423 पदों में से केवल 84 भरे गए। ध्यान से सुन लीजिए, 423 ओबीसी पदों में से केवल 84 पद ही भरे गए। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति में 144 पदों में से केवल 24 भरे गए, जबकि अनुसूचित जाति में स्वीकृत 308 में से केवल 111 पद ही भरे गए। ये तो इन समुदायों की बात रही। सामान्य श्रेणी के लिए जो 1538 पद हैं उसमें से भी 935 ही पद भरे गए। 39% यहाँ भी खाली हैं, यानी प्रतिशत में अनुसूचित जनजाति के 83% पद खाली हैं, अनुसूचित जाति के 64%, ओबीसी के 80% खाली हैं और जनरल कैटेगरी के 39%। सोचिए, जब इतनी बड़ी संख्या में प्रोफेसरों के पद खाली हैं तो पढ़ाई कैसे हो रही होगी? और फिर यदि खाली पदों में कैटेगरी वाइज देखें तो आरक्षित वर्गों में इतने सारे पद खाली क्यों हैं? जनरल की तुलना में डबल पद खाली क्यों हैं? इसी तरह से जब आप एसोसिएट प्रोफेसरों की बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति में 65% खाली है, अनुसूचित जाति में 51% और ओबीसी में 69% पद खाली हैं। साथ ही सामान्य श्रेणी में 16%, खाली 16% ही खाली है। यानी बात प्रोफेसरों की हो या एसोसिएट प्रोफेसर की, जनरल कैटेगरी में कम पद खाली है अन्य की तुलना में। क्या आपको नहीं लगता कि आपके सिस्टम में कहीं छेद है और ये छेद जानबूझकर किया हुआ लगता है? क्या एससी, एसटी, ओबीसी में काबिल लोग नहीं मिल रहे? एक तरफ तो देश में पढ़े लिखे युवाओं की भरमार है, नौकरी नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ इतने सारे पद खाली हैं। इस मामले पर राहुल गांधी ने कहा है कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं, एक सोची समझी साजिश है बहुजनों को शिक्षा, रिसर्च और नीतियों से बाहर रखने की। विश्वविद्यालयों में बहुजनों की पर्याप्त भागीदारी नहीं होने से वंचित समुदायों की समस्या रिसर्च पर विमर्श से जानबूझकर गायब कर दी जाती है। नॉट
फाउंड सुटेबल के नाम पर हजारों योग्य SC ST OBC उम्मीदवारों को मनुवादी सोच के तहत अयोग्य घोषित किया जा रहा है और सरकार कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सभी रिक्त पद तुरंत भरे जाएं। बहुजनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, मनुवादी बहिष्कार नहीं। आइए अब चलते हैं उस मामले पर जहां विपक्ष ने गुजराती जोड़ी की हवा टाइट करने का ऐलान कर दिया है। आज संसद परिसर में SIR को लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने SIR के पोस्टर फाड़े और डस्टबिन में डाला। पिछले कई दिनों से लगातार पूरे देश का विपक्ष इस मामले पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि हम चुनाव का बहिष्कार करने पर भी विचार करेंगे, इंडिया गठबंधन से बात करेंगे। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में स्थिति यहां तक आ गई है कि बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में जो राजनीतिक चेतना का केंद्र कहा जाता है, उस राज्य में मुख्य विपक्षी दल का सबसे बड़ा नेता, जिसके आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तमाम सर्वे ये बता रहे हैं, उस व्यक्ति को यह कहना पड़ रहा है कि हम चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। ये बात उन लोगों के लिए चुल्लू भर पानी ढूंढने के लिए काफी है जो अमेरिका में जाकर कहते हैं कि उनकी रगों में लोकतंत्र बहता है, वो लोकतंत्र को जीते खाते और सोते हैं। दरअसल अब उनके रगों का ब्लड टेस्ट करने की जरूरत आ गई है कि असल में उनके रगों में क्या बहता है। यहाँ एक बात और बताते चले, आज तमाम भाजपाइयों ने प्रोपेगेंडा फैलाने का एक नया तिकड़म निकाल लिया। कुछ नहीं मिलता है तो कुछ भी, यहाँ तक कि अपने हर एक नेता को, राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी लगा दिया गया है। जरा ढोल मारिए, यूपी समेत कितने राज्यों के मुख्यमंत्री यही सब ट्वीट कर रहे हैं। ये ढोल पीटने में लगा दिया गया है कि नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है। आपके मन में आ रहा होगा कि किस काम में पीछे छोड़ दिया, तो इस तस्वीर को देखिए। ये भाजपा के तमाम नेता आज शेयर कर रहे हैं। ये तस्वीर देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घटिया हरकत एक ही मानसिकता कर सकती है। भारत की इकलौती महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने दुनिया में भारत का लोहा मनवाया, किसी के सामने सरेंडर नहीं किया, माफी नहीं मांगी, उनकी तस्वीर को छोटा करके, तस्वीर से रंग हटाकर यानी ब्लैक एंड व्हाइट करके भाजपाइयों को लगता है कि नरेंद्र मोदी का कद ऊंचा कर लेंगे। मगर यहां भी बेचारे आधी अधूरी बात बता रहे हैं और उसको चुपके से यानी छोटे अक्षरों के साथ बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि मोदी दूसरे से प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने 4078 दिन तक प्रधानमंत्री का पद संभाला है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि लगातार इस पद पर रहने के मामले में जरूर ये संख्या में आगे निकल रहे हों, मगर यदि इंदिरा गांधी के दूसरे कार्यकाल को जोड़ लें तो दिनों की संख्या उनकी 5829 हो जाती है, यानी कुल मिलाकर लगभग 15 साल 11 महीने के आसपास होता है। मगर सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री के कद का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि वो कितने दिन तक पद पर बैठे रहे या कुर्सी से चिपके रहे किसी भी तरीके से। एक फिल्मी डायलॉग है कि बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। उसी तरह से किसी भी पद पर आप कितने दिनों तक बैठे रहे इससे फर्क नहीं पड़ता, उस पद पर रहकर आपने क्या किया, कितनी बार सरेंडर किया, कितनी बार सरेंडर करवा लिया, इससे फर्क पड़ता है। भाजपाइयों को यह भी बताना चाहिए कि उनके भगवान ने 4078 दिनों तक बिना एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए प्रधानमंत्री का पद कहीं ना कहीं अपमानित किया है। 4078 दिनों तक लगातार झूठ बोले, देश के सवालों का जवाब नहीं दिया, विदेशों में खासकर अमेरिका की कठपुतली नजर आए, अपनी जबान से चीन का नाम तक नहीं लिया, जबकि चीन ने हमारी जमीन कब्जाई, हमारे 20 जवानों की हत्या की और हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी की जगह सरेंडर मोदी कहलाए जाने लगे। बहरहाल जो लोग कार्यों से अपना कद बड़ा नहीं कर पाते हैं वो दूसरों का फोटो छोटे करके ही बड़ा होने की खुशी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सवाल यह नहीं है कि आप कितने दिनों तक प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं, सवाल यह है कि किस तरीके से बैठे हैं। अभी हाल ही में जो SIR का कार्यक्रम चल रहा है उसे लेकर बिहार समेत पूरे देश में हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि केंचुआ ने ऐलान कर दिया है अब पूरे देश में होगा। यानी बिहार में सैकड़ों गड़बड़ियां पकड़े जाने के बाद भी, लगातार एक्सपोज होने के बाद भी केंचुआ पूरी बेशर्मी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और बेशर्मी के साथ गुंडाई भी कर रहा है। पिछले कई साल से लोग चुनावी गड़बड़ियों को लेकर सवाल करते आए हैं, मगर केंचुआ हर बार अपनी आंख नाक कान सब बंद करके सबको झूठा करार देता है। समझने वाली बात यह भी है कि जब मैंने कहा कि आप किस तरीके से कुर्सी पर बैठे हैं तो इसको भी याद करिए। साल 2024 के चुनाव में केंचुआ समेत तमाम भाजपाई नेताओं पर कितने आरोप लगे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर तमाम भाजपाई नेता लगातार सांप्रदायिक भाषण देते रहे, अपने बारे में भी झूठ बोला, दूसरों के बारे में भी झूठ बोला, तमाम तरीके के तिकड़म लगाए गए, आचार संहिता के धज्जियां उड़ा दी गईं, मगर फिर भी केंचुआ की औकात नहीं हुई कि भाजपाइयों को एक नोटिस तक जारी कर दे। झूठ बोलते, नफरत फैलाते नरेंद्र मोदी और कागज निकलता JP नड्डा के नाम का। ये वही केंचुआ है। तो सवाल कुल मिलाकर वही है कि आप इतने दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं, अलग बात है, लेकिन किस तरीके से बैठे हैं ये भी तो बताइए। क्या इंदिरा गांधी के जमाने में भी केंचुआ पर इस तरीके के आरोप लगे थे, चुनावी धांधली के, चुनाव में गड़बड़ी करने के, चुनावी घपलेबाजी के? मगर इस बार विपक्ष की पूरी तैयारी में नजर आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 18 साल से ऊपर हमारे जितने भी नौजवान हैं वो सभी वोटर लिस्ट में आने चाहिए। घर घर जाकर वोटर्स को मजबूत करो। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि पूरे देश में SIR किया जाएगा। ये गरीबों को खत्म करना चाहते हैं। OBC, SC, ST और महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने के लिए RSS, BJP पहले से ही तैयार नहीं थे। वो तो पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर की वजह से इन्हें देना पड़ गया। अब BJP वाले वोटर लिस्ट को बदलकर लोगों से वोटिंग का अधिकार छीनना चाहते हैं। दिल्ली में भागीदारी न्याय सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को लेकर ढेर सारे सवाल किए। पिछले दिनों राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को सीधे सीधे चीटर करार
नकार दिया और कहा कि हम चुनाव आयोग को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर जब कांग्रेस ने जांच करवाई, आंकड़े मिलाए तो बहुत बड़े स्तर पर धांधली पाई गई। राहुल गांधी का दावा है कि वो पूरी तरह से समझ गए हैं कि भाजपा और चुनाव आयोग चुनाव में किस तरीके से चोरी कर रहे हैं। समझने वाली बात यह भी है कि केंचुआ बार बार पकड़े जाने के बाद भी पूरी बेशर्मी बेहयाई के साथ हर सवाल को गलत बता रहा है, और सवाल कुछ और होता है, गलत किसी और चीज को बताता है। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी करने के आपके हथकंडे हम समझ चुके हैं, 100% पुख्ता सबूत हमारे पास है, हम जनता के सामने रखेंगे, देश को बताएंगे, आप बच नहीं पाएंगे। लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। फिर क्या था, केंचुआ ने राहुल गांधी की इन बातों को मिसलीडिंग कह दिया कथित फैक्ट चेक के नाम पर, और कह रहा है कि 2024 चुनाव में मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई अपील दायर नहीं की गई, जबकि ये एक वैध कानूनी उपाय था। और उन्होंने जो 10 याचिकाएं लगाई हैं उनमें से एक भी चुनाव याचिका हारने वाले किसी भी कांग्रेस उम्मीदवार द्वारा दायर नहीं की गई है। यानी केंचुआ में बैठे अधिकारी अल्ल बल्ल कुछ भी लिखे जा रहे हैं, राहुल गांधी कह कुछ और रहे हैं, और केंचुआ फैक्ट चेक के नाम पर कुछ भी परोस दे रहा है, जनता को मिसलीड करता हुआ नजर आ रहा है। यदि चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस पार्टी किसी एक खास मामले पर अदालत नहीं गई या फिर शिकायत नहीं किया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारे मामले खत्म हो गए। हो सकता है ये कर्नाटक वाले आंकड़े राहुल गांधी के पास बाद में आए हों, या फिर जब वो इस मामले पर खुलासा करेंगे तब आप उसको बताइएगा सही है या गलत है। महाराष्ट्र को लेकर अब तक जितने भी सवाल उठाए गए, हरियाणा को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, दिल्ली चुनाव को लेकर जितने भी सवाल हुए, किसी सवाल का जवाब केंचुआ के पास नहीं है। अभी हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने बिहार में SIR को लेकर सैकड़ों पर्दाफाश किए, और हर पर्दाफाश पर केंचुआ के अधिकारी, पटना के अधिकारी, बिहार के अधिकारी पूरी बेशर्मी के साथ झूठ बोलते रहे। ये सारी बेशर्मी इसलिए हो रही है क्योंकि इन्हें लगता है कि भगवान ऊपर बैठा है, बचा लेगा, यानी जनता का डर खत्म हो गया है। इन्हें लगता है कि हर बार की तरह विपक्ष इस बार भी चुपचाप बैठ जाएगा और हम महामानव की सरकार बनाकर कुर्सी से चिपके रहेंगे, जनता के पैसे पर आनंद लेते रहेंगे। उधर राहुल गांधी ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि मैं अपने काम के बारे में सोचता हूं कि मैंने कहां तक ठीक काम किया, कहां कमी रह गई, तो मुझे 2-3 बातें दिखती हैं। जमीन अधिग्रहण बिल, मनरेगा, भोजन का अधिकार, ट्राइबल बिल, नियामगिरी की लड़ाई, ये सारे काम मैंने ठीक किए। जहां तक आदिवासियों, दलितों, महिलाओं के मुद्दे हैं, वहां भी मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए, मैंने अच्छा काम किया। कांग्रेस पार्टी और मेरे काम में एक कमी रह गई, मुझे OBC वर्ग की जिस तरह से रक्षा करनी चाहिए थी मैंने नहीं किया। इसका कारण यह है कि मुझे OBC के मुद्दे उस वक्त गहराई से समझ में नहीं आए थे, यानी जब सरकार थी। 10-15 साल पहले दलितों के सामने जो कठिनाई थी वो मुझे समझ में आ गई थी। उनके मुद्दे सामने हैं, वो आसानी से दिख जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, लेकिन OBC की मुश्किलें छुपी रहती हैं। मुझे अगर आपके मुद्दों और परेशानियों के बारे में उस वक्त पता होता तो मैं उसी वक्त जाति जनगणना करवा देता। वो मेरी गलती है जिसे मैं ठीक करने जा रहा हूँ। ये एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर उस समय मैंने जाति जनगणना करवा दी होती तो वो आज जैसी नहीं होती। वैसे राजनीति में ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को खुलेआम स्वीकारे। राहुल गांधी ये काम कई बार कर चुके हैं। कहा जाता है कि गलती स्वीकारने वाला और माफी मांगने वाला कलेजे का मजबूत आदमी होता है। मगर ध्यान रखिएगा, यहाँ माफी वीरों की बात नहीं हो रही जो दुश्मन से माफी मांग ले, सही काम करके भी सजा से बचने के लिए माफी मांग ले। आइए अब बिहार चलते हैं। बिहार में मसला बड़ा गड़बड़ हो चुका है। CAG की रिपोर्ट में पता चला है कि 70,000 करोड़ का हिसाब नीतीश सरकार दे ही नहीं पाई है, और जो बजट था उसका पूरा उपयोग भी नहीं किया। यानी बिहार की जनता सैकड़ों समस्याओं से जूझ रही है, और यहाँ पैसा आकर पैसा पड़ा रह जाता है, वापस चला जाता है। यानी बिहार की जनता सैकड़ों समस्याओं से जूझ रही है और यहाँ पैसा खर्च करने वाला कोई है ही नहीं। मगर जरा सोचिए, 70,877 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है। ये पैसे कहाँ चले गए किसी को पता नहीं, अरबों रुपए कहाँ गए किसी को पता नहीं। और समझने वाली बात यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बिहार पर कर्जा लगभग 12.5% बढ़ गया, 12.5%। यानी नीतीश और भाजपा की सरकार का वित्तीय मैनेजमेंट बेहद कमजोर है, पारदर्शिता नीलबट्टे सन्नाटा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि इस सरकार ने खाली घोटाले किया है। जब से नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे 2014 से खाली घोटाले पे घोटाला हो रहा है, सब कुछ बेचे जा रहे हैं। CAG की रिपोर्ट बता रही है कि ऑडिट रिपोर्ट में 14,000 करोड़ से ज्यादा रुपए साल 2016-17 या उससे भी पहले के थे, जिसका खर्च का हिसाब अब तक नहीं दिया गया। सोचिए, 8-8, 9-9 साल तक हिसाब नहीं दिया जा रहा है। साल 2023 में बिहार का कुल बजट अनुमान 3.26 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन राज्य सरकार केवल 2.6 लाख करोड़ रुपए ही, यानी लगभग 80% ही खर्च की। इसके अलावा 65,512 करोड़ की बचत में से सिर्फ 23,875 करोड़ ही कोषागार में वापस गए। अब सवाल यह है कि बात बात में लालू यादव को चारा चोर कहने वाले नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के गठजोड़ को कौन सा चोर बुलाएंगे? ये 70,000 करोड़ का हिसाब कहां से लाएंगे भी, या गोदी मीडिया के मदद से सब छुपा के बैठ जाएंगे? इस मामले पर कांग्रेस ने कहा है कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी सरकार ने मिलकर 71,000 करोड़ रुपए खा लिया, हिसाब नहीं दिया। जरा सोचिए कि ये पैसा कितना होता है। आसान भाषा में समझें तो PM आवास में 1,20,000 रुपए मिलता है। इस हिसाब से बिहार के करीब 60 लाख लोगों को घर का पैसा मिल जाता। साफ है कि जनता का पैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू भाजपा के मंत्री खाकर डकार भी नहीं लिए। जनता के खून पसीने की कमाई को उड़ाया जा रहा है, मौज की जा रही है। बिहार में NDA यानी बीजेपी जेडीयू रोज नया घोटाले का
रिकॉर्ड बना रहे हैं। उधर बिहार के सदन में विपक्ष को काले कपड़े में देखकर नीतीश कुमार भड़क गए। 7 मिनट बाद ही सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि भाजपा के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो हैं वो लड़कियों को छेड़ते थे। वो बचपन से ही बोरिंग रोड इलाके में गुंडई करते थे, चौराहों पर लड़कियों को छेड़ते रहते थे। भला वो कैसे दूसरों को गुंडा बुला सकते हैं। दरअसल कल सदन में सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव से कहा कि जिसका बाप अपराधी हो वो क्या बोलेगा। अब विधान परिषद में राबड़ी देवी ने यह भी कहा है कि तेजस्वी को जान का खतरा है। बीजेपी और जेडीयू वाले हमला करवा रहे हैं। अब तक 4 बार हमला करवा चुके हैं। ये लोग संस्कारहीन लोग हैं। सदन के बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। सारा बवाल SIR को लेकर मचा हुआ है। समूचा विपक्ष अब समझ चुका है कि पूरे देश में विपक्ष और जनता का नामो निशान मिटाने की तैयारी हो रही है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में केंचुआ और भाजपा ने मिलकर जो किया है वो संदेह करने को मजबूर करता है और इन पर भरोसा न करने को बार बार थप्पड़ मार मार के जगाता है कि भरोसा मत करना। और आप देखिए, गोदी मीडिया से लेकर तमाम भाजपाई नेता संवैधानिक संस्था शब्द के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये नहीं बताते कि उस संवैधानिक संस्था में किन लोगों ने अपने पालतुओं को ले जाकर बिठाया है और किस तरीके से बिठाया है, साथ ही साथ क्यों बिठाया है। अगर ईमानदारी से सब कुछ करना होता तो चोरी से अपनों को बिठाने की जरूरत क्या थी। अगर केंचुआ एकदम साफ पाक है तो फिर सवालों के जवाब क्यों नहीं देता, भागता क्यों है दुम दबा के। सोचिए, इतने दिनों से SIR को लेकर बवाल मचा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक और चुनाव आयोग का मुखिया गायब है। देश का मुखिया तो पहले से गायब है। किसी को न जनता की परवाह है, न विपक्ष की, न भारत के लोकतंत्र की। कहा जाता है कि दिया बुझने से पहले बहुत तेज फड़फड़ाने लगता है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष और देश की जनता लोकतंत्र के लूट की इस आग को बुझाने के लिए तैयार हैं या फिर खुली आंखों से अपने अधिकारों के साथ होता हुआ दुष्कर्म देखने के लिए तैयार हैं। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।